A thing beyond forever, that kiss in the rain, how about a scene together। बहुत सारे नावल है नवोनील चक्रवर्ती के। जी हाँ, मैं लेकर आया हूँ नवोनील चक्रवर्ती का बुक स्ट्रेंजर ट्रायलॉजी का फर्स्ट बुक मेरी मी स्ट्रेंजर, जो कि नवंबर 2014 में पब्लिश हुई थी, उसकी हिंदी ऑडियो बुक। और इस द स्ट्रेंजर ट्रायलॉजी के 3 बुक है, मेरी मी स्ट्रेंजर, ऑल योर्स स्ट्रेंजर, फॉरगेट मी नॉट ए स्ट्रेंजर। एंड नवोनील चक्रवर्ती के बारे में आपको बता दूं, ये इंडियन ऑथर है और एक स्क्रिप्ट राइटर भी है। एंड ये ज़्यादातर रोमांटिक थ्रिलर नावल लिखते हैं, जिसमें ब्लैक सूट सीयू ये नावल है, जिसका कि वेब सीरीज़ भी बना है जिसका नाम है बेकाबू। एंड मेरी मी स्ट्रेंजर, इसकी भी एक वेब सीरीज़ बनी है जिसका नाम है हेलो मिनी। एंड इनके और भी वेब सीरीज़ है लिखी हुई, रिजेक्ट एक्स, जो कि आपको G5 में मिलेगी, फिर उसका पार्ट 2 भी। तो नवोनील चक्रवर्ती की ही एक रोमांटिक थ्रिलर, वो भी अच्छी खासी इरोटिक इसमें भरी हुई है, जैसा कि आपको 50 शेड्स में मिला था। तो आप लोगों की ही पसंद की इरोटिक नावल इंडियन ऑथर के द्वारा मैं लेके आया हूँ। एंड ये है उसका फर्स्ट चैप्टर। एंड आप लोगों को बता दूँ कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका मैं मतलब इनका जो बुक का जो टाइटल है वो मैं नाम चेंज करके डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉपीराइट आने की चांसेस है और मैं ये रिस्क अब नहीं ले सकता। इससे पहले कॉपीराइट की वजह से मेरी एक चैनल पहले ही डिलीट हो चुकी है, इसलिए मैं मेरी मी स्ट्रेंजर इस नाम से नहीं डालकर इसका टाइटल रहेगा सिर्फ स्ट्रेंजर बुक 1, एंड जब बुक 2 रहेगा तो स्ट्रेंजर बुक 2, इस तरह से। तो हेलो गाइज, मैं हूँ सैम सत्यम और बहुत दिनों बाद वापस मैं आ गया हूँ नए ऑडियो बुक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे, डार्कर एंड फ्रीड में जैसा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, इसमें भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 2014, उसने निकलते हुए लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया और 2 कदम आगे बढ़कर अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट के ठीक बाहर आकर खड़ी हो गई। अपने बैग से उसने डुप्लीकेट चाबी निकाली और बड़ी तेज़ी से उसे दरवाजे के छेद में डाल दिया। चाबी 2 बार घूमते ही दरवाज़ा खुल गया। उसे 2 दिन बाद आना था, लेकिन कोलकाता में हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि उसे पहले ही आना पड़ा। वैसे तो वो सीधे अपने फ्लैट जा सकती थी, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह सरप्राइज़ करने का मौका वो खोना नहीं चाहती थी। आखिर उसका बॉयफ्रेंड भी तो यही किया करता था। कई बार उसे लगता भी था कि जिस तरह उसका बॉयफ्रेंड दीवानों की तरह उस पर जान छिड़कता है, उतनी मोहब्बत की वो शायद हकदार भी नहीं है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान की खातिर वो जिस तरह कुछ भी करने पर उतारू हो जाता था, उसे देखकर वो डरती भी थी, इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि उसे इस तरह की खास देखरेख की आदत पड़ती जा रही है। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इस तरह किसी एक रिश्ते की आदत पड़ते जाना हवा में धीरे धीरे प्रदूषण के घुलते जाने की तरह है, जहाँ तुरंत तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेते रहे तो आपका शरीर एक न एक दिन बीमार पड़ ही जाता है। हालांकि वो इस बात को लेकर शुक्रगुजार थी कि दोनों इस तरह के एक ही वक्त पर मिले थे, उस वक्त जब उसका यकीन सच्चे प्यार की धारणा पर से उठने लगा था, तब जब उसके भीतर का कोई कीमती हिस्सा धीरे धीरे हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा था। फ्लैट में घुसते ही उसे गंदगी का अंबार मिला। ये लड़का नहीं सुधरेगा, उसने सोचा और सीधे कमरे की ओर उसकी नज़र अपने आप घूम गई। पंखा ऑन था, खिड़कियाँ खुली हुई थी। एक पुराने से पैडल स्टॉल फैन पर एक अंडरवियर पड़ा हुआ था। नीचे गद्दे पर चिप्स और बिस्किट के पैकेट लापरवाही से खुले पड़े थे। टीवी स्टैंड पर बेपरवाही से जिंक्स फेंकी हुई थी और अलमारी के दोनों दरवाजे खुले हुए थे। फ्लैट के किसी कोने के किसी नल से पानी के टपकने की आवाज़ भी साफ सुनी जा सकती थी। एक एक करके उसने गंदगी को साफ़ करना शुरू किया। कमरे को साफ़ करने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन मिलाया, ये पता करने के लिए कि वो फ़िलहाल है कहाँ। हाय बेबी, मैं अपने घर पहुँच गई हूँ, उसने झूठ बोला। अरे वाह, मैं सीधे वहीं आता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक ख़ास किस्म की भूख थी, जिसे सुनते ही उसके बदन में अजीब किस्म की झुरझुरी फैल गई। ऐसी भूख कि अगर वो सामने होता
तो शायद वो उसे पूरा निगल जाता और वो भी शिकायत ना करती। नहीं जान, ऑफिस में कुछ काम है, तुम घर जाओ, मैं वहीं आ जाऊंगी। मेरी जान, ज़्यादा देर मत करना, ओके? नहीं करूँगी बाबा। फ़ोन रखने के बाद उसने अपनी आंखें मूंद कर एक गहरी लंबी सांस ली। अपनी कल्पना में वो उसके लिए चाइनीज बना रही थी और फिर दोनों मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में बैठकर खाना खा रहे थे। और उसके बाद दोनों उसने अचानक आंखें खोली और अपने पहले ऑर्गाज्म की याद करके वो एकदम लाल हो गई। अभी 1 महीने पहले ही उसकी सालगिरह पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे उसकी ज़िंदगी के पहले ऑर्गाज्म से रूबरू कराया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जिस्म में इस किस्म की खूबसूरत लेकिन बेवकूफ़ाना जिस्मानी सुख का अनुभव करने की क्षमता भी है। उस रात के पहले उसने कभी भी खुद को एक साथ इतना कमज़ोर और इतना ताकतवर महसूस नहीं किया था। अपने बॉयफ्रेंड के भरे पूरे एथलीट बदन के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मजबूत चौड़े कंधे, वर्कआउट से तैयार हुआ सीना और एक पतली कमर। वो उससे लंबा और चौड़ा था और उसकी बाहों में वो हमेशा खुद को महफूज महसूस करती थी। उसमें एक अजीब किस्म की जादुई पौरास था। सेक्स की एक गंध थी जो उसे प्यार में भी जिस्मानी सुख तलाश करने पर मजबूर करती थी। वो इस कामुकता के आगोश में रहकर खुद को इस रिश्ते के बारे में सही सही जवाब दे पाती थी, लेकिन प्यार उससे कुछ ऐसे मुश्किल सवाल पूछता था जिनका कोई जवाब उसके पास नहीं था। प्यार के मुकाबले इस कामुकता को निभाना कई ज़्यादा आसान था। उस रात उसके साथ हम बिस्तर होने की उम्मीद में ही उसने एक दिन पहले ब्राज़ीलियन वैक्सीन करवाई थी। उसकी रूममेट ने एक बार उसे बताया था कि इससे सेक्स के पहले के फोरप्ले का मज़ा और बढ़ जाएगा। उसने अपने बॉयफ्रेंड के बाथरूम में शावर लिया। इस बाथरूम में वो पहली बार नहीं नहा रही थी। जिस साबुन का उसने इस्तेमाल किया वही साबुन अपने शरीर पर लगाकर वो खुद को उससे और जुड़ा हुआ महसूस करती। अभी वो नहा ही रही थी कि उसे अपने फ़ोन की घंटी सुनाई दी। वो जल्दी से शावर से निकली और बाथरूम की खिड़की पर रखे फ़ोन को उठा लिया। उसी का फ़ोन था। उसने स्क्रीन पर अंगूठा घुमाया और स्पीकर बटन दबा दिया। कहाँ हो? उसने पूछा। ऑफिस जा रही हूँ। और तुम? मैं अभी भी फंसा हुआ हूँ, घर पहुँचने में देर होगी। बस जानना चाहता था कि तुम कहाँ हो। जल्दी मिलते हैं स्वीट हार्ट, बाय। उसने फ़ोन वापस खिड़की पर रख दिया और वापस शावर में घुस गई। पानी की बूंदें उसके शरीर पर गिरते हुए फैनीले साबुन को धोती जा रही थी और वो सोच रही थी कि अगर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गच्चा देते हुए कहीं घर जल्दी आने की तो कोशिश नहीं की है, या जल्दी आने का तो नहीं सोचा। आराम से एक लंबा शावर लेने के बाद उसने अपने बैग से कपड़े निकालने शुरू किए और आखिर में पीले रंग का एक टैंक टॉप और डेनिम के शॉर्ट्स निकाल लिए। उसने अपने लिए थोड़ी कॉफ़ी बनाई और थोड़ा आराम करने के इरादे से खिड़की के सामने रखे बिन बैग पर आकर लेट गई। फिर इत्मीनान से कॉफ़ी के घूंट लेते हुए उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर ही अपने फेसबुक की न्यूज़ फीड एक एक करके चेक की। कुछ दोस्तों के कमेंट थे इसमें जिन्होंने उसकी नई प्रोफाइल पिक की तारीफ़ की थी। उसने अपने उन दोस्तों को जवाब में थैंक यू कमेंट लिखा और फेसबुक से लॉग आउट कर गई। देखते ही देखते नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। वो देर से उठी और बिना वक्त बर्बाद किए अपने बॉयफ्रेंड की पसंदीदा चाइनीज क्विज़न बनाने लगी। जैसे ही अपने बनाए हुए खाने की खुशबू ने एक बार उसे छेड़ना शुरू किया, उसे याद आया कि एक बार अपने बॉयफ्रेंड से पता कर ले कि आखिर वो है कहाँ। जैसे ही उसने फ़ोन किया वैसे ही बिजली चली गई। अजीब बात है, उसने सोचा। इस इलाके में उसे पहली बार बत्ती गुल होने का तजुर्बा हुआ था। उसने तुरंत अपना फ़ोन अनलॉक किया और टाइम देखा, 9:05। अभी वो सोच रही थी कि बॉयफ्रेंड को फ़ोन करे या नहीं कि उसे अचानक दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। सही सोचा था मैंने, चालू बन रहा है ये। उसने अपने फ़ोन की लाइट ऑफ करते हुए एक खुशनुमा चेहरा बनाया। बिल्ली की तरह सधी हुई चाल से वो ड्राइंग रूम की ओर बढ़ी। वो अभी दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने बॉयफ्रेंड पर उछलकर उसे हैरान करने को तैयार ही कर रही थी कि एक खुशबू उसके पास आने लगी। एक कॉलोन की खुशबू थी ये, हुगो बॉस के जस्ट डिफरेंट की, जो उसका बॉयफ्रेंड खूब इस्तेमाल करता था। उसकी खुशबू उसके और पास आ गई। उसे मालूम था कि हाथ बढ़ाते ही वो उसे छू पाएगी, महसूस कर पाएगी, और उसने ठीक यही किया। पकड़ लिया
उसने कहा, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उसकी आंखों पर एक पट्टी बन चुकी थी। उसे तुरंत याद आया कि एक बार उसने अपने बॉयफ्रेंड का अपनी इस फैंटेसी के बारे में बताया था कि वो कैसे वो आंखों पर पट्टी बांधे उसके साथ संभोग करना चाहती थी। क्या उसकी ये ख्वाहिश आज पूरी होने वाली थी? उसने सोचा, और अचानक जल्दी से जल्दी अपने बॉयफ्रेंड में समा जाने की इच्छा उस पर हावी हो गई। उसने उसके चेहरे को महसूस करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन अचानक बहुत सारी ताकत के साथ उसके हाथों को थामकर उन्हें बांध दिया गया। ये सब क्या है? उसके भीतर मिली जुली भावनाएं उबल रही थी। एक लम्हे में ही मजबूत बाहों के एक जोड़े ने उसे उठाया और उल्टा घुमाकर ड्राइंग रूम में रखे गद्दे पर फेंक दिया। तुम आज पूरे मूड में हो ना, है ना जान? उसने ये कहते हुए अपने पैर उठा लिए ताकि वो तुरंत उसके ऊपर ना आ सके। उसके पाँव ने अचानक उसके साफ सुथरे चेहरे को छुआ। उसके चेहरे पर पसीना था। उसे ये बात अच्छी लगी। धीरे धीरे उसने अपने पाँव उसकी खुली हुई छाती की ओर उतारना शुरू किया। उसे ये बात भी अच्छी लगी कि वो अपने टी शर्ट पहले ही उतार चुका था। उसने आज से पहले कभी उसे इतना उतावला और आक्रामक नहीं देखा था। वो हमेशा से ताकतवर था, लेकिन प्यार वो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता करता था, और उसकी चुप्पी ने आज के इस माहौल को और तवील और संजीदा बना दिया। एक हाथ ने अचानक उसके दाहिने पैर को पकड़ लिया और अपनी छाती से दूर कर दिया। अचानक उसने महसूस किया कि किसी रस्सी नुमा चीज़ ने उसकी पिंडलियाँ बांधी जा रही है, और तब उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। एक बार में ही खींचकर उसके दोनों पैर अलग कर दिए गए। उसने अपने बॉयफ्रेंड का ज़ोर से नाम लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगर वो इस तरह सख्त और बेअदब होना चाहता था तो वो उसे बता भी सकता था। वो भी तो यही चाहती थी, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था। मुझसे बात तो करो ना, उसने घबरा कर कहा, लेकिन तब तक कपड़े का एक टुकड़ा उसके मुंह में ठुसा जा चुका था। उसने विद्रोह करने के लिए, खुद को आज़ाद करने के लिए, मनूहर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और इसी सन्नाटे में उसे अपने फ़ोन की घंटी सुनाई दी। रिंगटोन सुनते ही उसके होश उड़ गए। ये तो वो रिंग थी जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए लगा रखी थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे इसी कमरे से फ़ोन करके उससे खेल तो नहीं रहा था, या इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो फ़िलहाल इस कमरे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ है। उसे लगा कि उसकी जान बाहर आ जाएगी। फ़ोन की घंटी बंद हो चुकी थी। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मुंह से आवाज़ निकल नहीं रही थी, और अब इस तनाव में उसके गर्दन के पीछे की नसें बुरी तरह तनने लगी थी। उसने बैठने की कोशिश की, लेकिन एक धक्के में उसे वापस गद्दे पर फेंक दिया गया। अचानक उसे अपनी जांघों पर किसी धातु की एक ठंडी छुअन महसूस हुई। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके शॉर्ट्स शायद किसी कैंची की मदद से काटे जा रहे हैं। वह अपनी टांगें हटा लेना चाहती थी, लेकिन उसे मालूम था कि ऐसा करने से उसी को चोट पहुंच सकती है। वो सांस रोके वहीं पड़ी रही। अब कैंची उसके टैंक टॉप को काट कर खोल रही थी। अगले ही पल उसकी छातियाँ उसके टॉप से बाहर आ गई और उसकी ब्रा को एक बार में ही खींचकर बाहर निकाल दिया गया। अब शर्मिंदगी से उसका दिमाग भारी होने लगा था। इससे पहले कि वो हिल भी पाती, उसके बदन पर पड़ा हुआ आखिरी कपड़ा का टुकड़ा उसकी पैंटी को फाड़कर बाहर निकाला जा चुका था। फिर कुछ देर के लिए कोई हरकत नहीं हुई। वह अपने दिमाग में मनोतियाँ मनाती रही। यह सब एक बुरे सपने से ज़्यादा कुछ ना निकले। कोई भी उसके साथ ऐसा आखिर क्यों करेगा? उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था, या ये उसका बॉयफ्रेंड ही था? उसके जिस्म के नंगे होने के अलावा उसे और किसी बात पर फ़िलहाल यकीन नहीं था। अभी उसकी सांस काबू में आ ही रही थी कि किसी ने उसके चेहरे को सूंघना शुरू किया। उसे अपने चेहरे पर उसकी सांस महसूस हो रही थी। उस सांस में मिंट की खुशबू थी, लेकिन इस वक्त उसके बस में कुछ भी नहीं था। अपने चेहरे पर होती इस हरकत से उसे गुदगुदी हुई, और उसने अचानक महसूस किया कि उसकी गर्दन के पीछे के रोए खड़े हो गए हैं। फिर उसने उसके गले में अपनी नाक घुसाई और निप्पल्स को छुआ, और फिर अपनी नाक उसकी नाभि में घुसा दी। फिर उसने एक हल्की सी सांस उसकी वैक्सीन की हुई योनि में छोड़ी। उसे महसूस हो गया कि वो अचानक गीली हो गई है। यह एहसास उसके ज़हन में उमड़ती घुमड़ती शर्मिंदगी, डर और सेक्स की तीव्र इच्छा को और भरमा देने के लिए काफ़ी थी। वो अपने पैर वापस खींच लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकी। फिर थोड़ी देर कोई हरकत नहीं हुई।
और अचानक उसके पूरे बदन पर फिरती हुई जीभ ने उसकी जांघों, नाभि, छातियाँ और उसकी बाहों से होकर पूरे शरीर में झुरझुरी फैला दी। इस झुरझुरी से उसे अपने जिस्म के भीतर बजते उस संगीत का भी एहसास हुआ जो तीव्र इच्छाओं से ओत-प्रोत था, लेकिन जिस पर उसका कोई बस नहीं था। अपने ही जिस्म के भीतर से आते ही संगीत ने उसका ध्यान इतना बांट दिया कि अब उसने विरोध करना बंद कर दिया। उलझी हुई आवाज़ उसके गले से निकली। अब वो पूरी तरह अपनी जिस्मानी इच्छा के आगोश में थी। उसे लग रहा था कि अब कोई उसके शरीर में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस इंतज़ार की वजह से उसके भीतर की ख्वाहिश और बढ़ गई, लेकिन वो लम्हा आया ही नहीं। अगले ही पल उसे लगा कि कोई उसके चेहरे पर कोई कोमल सी चीज़ घुमाकर उसका मेकअप उतार रहा है, जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए किया था। जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, और इससे उसके भीतर की ख्वाहिश और मीठी तकलीफ़ और बढ़ गई। रुई, क्या है ये? उसने सोचा। और जब उसका मेकअप पूरी तरह उतर गया तो उसे लगा कि कपड़े का एक टुकड़ा अब उसके नाक को दबा रहा है। कुछ ही सेकंड में वो अपने होश गंवाने लगी थी। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड हो नहीं सकता, ये तो और दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होती है। तो है थोड़ी सस्पेंस। तो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, एंड कमेंट करना तो एकदम नहीं भूलिएगा कि आप लोगों को ये नॉवेल चाहिए कि नहीं। ये ना हो कि मैं ऑडियो बुक बनाने में मेहनत करता रहूं और आप लोगों का प्यार मुझे मिला ही नहीं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं इस नॉवेल की नेक्स्ट ऑडियो बुक, नेक्स्ट चैप्टर लाऊं कि नहीं लाऊं। ओके। और पहले भी बता दूं कि मेरी पढ़ी हुई है, इरोटिक है, रोमांटिक है, थ्रिलर भी है और सस्पेंस भी है। तो ये आप लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखेगा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैम सत्यम एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। ये है चैप्टर 2 जो कि फ्लैशबैक में जाके शुरू होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी में स्ट्रेंजर का चैप्टर 2। मई 2013। रिवाना ने एक जमाई के साथ अपनी नींद से भरी आंखें खोली। उसके मुंह से लार टपक रही थी, इससे पहले कि वह बिस्तर से उतर पाती। ऊपर पंखे से लटकते अपने ही शरीर को देखकर उसके दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई। पंखे से लटकता हुआ शरीर उसी नाइट ड्रेस में था जो उसने पहन रखी थी। अपनी जमी हुई पथरीली आंखों से वो शरीर ठीक रिवाना की तरफ देख रहा था। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, पंखा से लटका हुआ वो शरीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। रिवाना उठकर कमरे से बाहर भाग जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बिस्तर से चिपका दिया है। हंसी की आवाज़ अब इतनी तेज हो गई थी कि रिवाना को लगा वह बहरी हो जाएगी। इससे पहले कि उसे सपने में कुछ और ज़्यादा खौफनाक होता, इस बार उसकी वाकई नींद खुल गई थी। मई का महीना था। कोलकाता में गर्मी और उमस दोनों थी। गर्मी हो या सर्दी, रिवाना को हमेशा से ऐसी एकदम ठंडा करके कंबल ओढ़कर सोने की आदत थी। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे कि वो अपने भीतर से इस खराब सपने के डर को निकाल फेंकना चाहती हो। उसने यही सपना एक बार और देखा था। उस बार वो ठंडे पसीने में तरबर हो चुकी थी। उसने अपने तकिए के नीचे से अपना सैमसंग S3 फ़ोन निकाला। सुबह के 4:44 हो रहे थे। उसे मालूम था कि अगले 1 मिनट में अलार्म बजेगा और उस वक्त उसे अपना एक नया रूप लेना होगा। रिवाना बनर्जी, प्रोग्रामर एनालिस्ट, टेक साइट टेक्नोलॉजी। 4 महीने पहले ही रिवाना ने कैंपस इंटरव्यू में 2 IT कंपनी के इंटरव्यू क्रैक किए थे। कोलकाता के स्लॉट लेक के टेक्नो एशिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के आखिरी सेमेस्टर के पहले वाले सेमेस्टर में ही एक कंपनी ने उसे बेंगलुरु की प्लेसमेंट दी, जबकि उतनी ही सैलरी पर दूसरी कंपनी उसे मुंबई भेज रही थी। कंप्यूटर इंजीनियर बन जाने के बाद भी जब बेंगलुरु वाली कंपनी ने रिवाना को ऑफ़र लेटर नहीं भेजा, तो रिवाना ने मुंबई जाने का फ़ैसला कर लिया। उसके मम्मी पापा शुरू में
उसको इतनी दूर अकेले भेजने से घबरा रहे थे, क्योंकि रिवाना उनकी एकलौती संतान थी और पहले कभी वो उनसे इतनी दूर अकेले नहीं रही थी। धीरे धीरे वे मान गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वक्त के साथ उन्हें भी बदलना होगा। अलार्म पल भर के लिए बजता रहा और फिर रिवाना ने उसे बंद कर दिया। उसने अपने उस खराब सपने के बारे में भूलने की कोशिश की और दिन की नई शुरुआत के लिए जल्दी से ईश्वर को याद किया। फिर वो बिस्तर से उतरी, अपने कमरे से बाहर निकली और फिर कॉरिडोर से होते हुए नीचे वाली मंजिल के लिए उतरने लगी। उसने सीढ़ियाँ से नीचे झाँक कर देखा कि किचन की ट्यूबलाइट ऑन है। हमेशा की तरह उसकी माँ उससे पहले उठ गई थी। मम्मा, मेरे कपड़े बिस्तर पर रख देना, एक राजकुमारी की तरह उसने अपनी माँ को हुक्म दिया और कमरे से अटैच्ड बाथरूम में जा घुसी। उसने जल्दी से शावर लिया और बाथरूम में निकली तो देखा कि उसकी माँ ने वाकई उसके लिए कुर्ती और लेगिंग्स निकाल कर बिस्तर पर रख दिया है। लेकिन ये वो कपड़े नहीं थे जो उसने पिछली रात को अपनी माँ के सामने पसंद किए थे। उसे इस बात पर और ज़्यादा गुस्सा आया कि उसकी ये कुर्ती उसके फेवरेट ब्रांड बीबा से नहीं है। ये तो कोई सस्ती वाली कुर्ती थी जो उसकी माँ हाथी बागान के किसी सस्ते से स्टोर से उसके लिए खरीद कर लाई थी। मम्मा, वो चीखी। क्या हुआ मिनी? उसकी माँ ने सीढ़ियों से चढ़ते हुए पूछा। वो नीली वाली कुर्ती कहाँ है मम्मा? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आज वही वाली कुर्ती पहनूंगी। माँ कमरे में घुसी तो रिवाना ने चेहरा बनाते हुए उनसे पूछा। मैंने कल नीली वाली कुर्ती विष्णु को इस्त्री करने दे दी थी, लेकिन वो रात में कपड़े लेकर आया ही नहीं। उसकी माँ की आवाज़ में अपराध बोध था। तुम इस मरून वाली कुर्ती में भी बहुत अच्छी लगोगी। वो बात नहीं है मम्मा, तुम्हें मालूम है ना, मुझे कुछ ब्रांड्स अच्छे लगते हैं और मैं वही पहनती हूँ। अगर तुमने मुझसे बता दिया होता कि ब्लू वाली कुर्ती नहीं है तो मैं कुछ और निकाल लेती। बाबा ने तो अब मेरे सारे कपड़े भी फेंक कर दिए। उसकी आवाज़ में एक किस्म की तल्खी थी। रिवाना भी ये बात जानती थी। रिवाना ने देखा कि उसकी माँ चुपचाप कमरे से निकल गई। तुरंत उसने बाहर जाकर देखा कि माँ नीचे रसोई में खड़ी होकर रो रही है। मैं जानती हूँ, उसकी माँ ने अपने आंचल के कोने से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। जब तुम मुंबई में अकेले रहोगी तो वही पहनना जो तुम्हें अच्छा लगे। रिवाना ने अपनी माँ का कंधा थाम लिया और उनके चेहरे को अपनी ओर घुमाते हुए कहा, सॉरी मम्मा, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें और बाबा को कितना मिस करूँगी। उसके बाद उसने अपनी माँ को गाल चूमा और उन्हें ज़ोर से गले लगा लिया। तभी उसके बाबा उबासियाँ लेते हुए रसोई के दरवाजे तक आ गए। मिनी, तुम्हारी फ़्लाइट मिस हो गई क्या? अपनी आंखों से नींद पोंछते हुए बाबा ने पूछा। नहीं बाबा, लेकिन अगर अब मैं जल्दी नहीं करूँगी तो पक्का फ़्लाइट मिस हो जाएगी। बाबा प्लीज़ मेरे बैग से ऑफ वाइट कुर्ती निकाल दो। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उसे तैयार होने में 20 मिनट का वक्त लगा। उसकी माँ उबले हुए आलू, चावल और ऑमलेट के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर उसका इंतज़ार कर रही थी। उसका मन शिकायत करने का हुआ, क्योंकि चावल और घी खाकर उसके पहले से ही थोड़े भारी शरीर पर और 2-4 किलो वजन चढ़ जाता। लेकिन उसने हंसता हुआ एक चेहरा बनाया और चुपचाप नाश्ता कर लिया। भगवान ही जाने अब कब वो मुंबई से लौटेगी और कब उसे मम्मा के हाथ का खाना मिलेगा। मैं शांतनु मुखर्जी से क्या कहूँ? उसकी कुर्सी के पास खड़े उसके बाबा ने एक गिलास में हल्के गर्म नींबू पानी का घूंट लेते हुए पूछा। आप शांतनु मुखर्जी से वही कही जो अपने मिसेज गांगुली से कहा है और उन सब लोगों से कहा है जो मेरे शादी की बात करने चले आते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड है और अगर नहीं भी है तो भी मैं कभी किसी अजनबी से शादी नहीं करूँगी। दीवाना ने अपने मुंह में एक चम्मच चावल ठूसते हुए कहा। उसके माँ बापा उसे हैरत भरी नज़र से देखते रहे। क्या हुआ? उसने कंधे उचकाते हुए पूछा। क्या आप लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? आप लोग एकांत से मिल तो चुके हैं। हाँ, लेकिन न मैंने और न तुम्हारी माँ ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि वो हमारी तरह ब्राह्मण नहीं है, मिस्टर बनर्जी ने कहा। रिवाना को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता इतनी दकियानूसी और छोटी बात उसके सामने उठाएंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि एक एकांश ब्राह्मण है या नहीं? उसे वैसे भी दुर्गा, सरस्वती या काली पूजा में हवन कराकर पैसे तो कमाने नहीं है ना। मुझे फ़र्क पड़ता है, उसके बाबा ने खाली गिलास जोर से मेज पर पटकते हुए कहा। और तुम मुझे उसके पेरेंट्स से बात भी नहीं करने देती। बाबा, वक्त बदल रहा है। मैं एकांत से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन हमने अभी तक शादी के बारे में कोई बात नहीं की है।
अभी तक नहीं तो फिर तुम दोनों इतने दिन इतनी क्या बातें करते रहते हो? उसकी माँ बीच में बोल उठी। शादी को छोड़कर सब कुछ के बारे में, रिवाना ने अपनी चावल ख़त्म करते हुए कहा और देखा कि उसकी माँ उसके पिता से आंखों ही आंखों में कुछ कह रहे हैं। हम दोनों जब तैयार हो गए तो मैं अपने आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन तब तक शादी के बारे में कोई बात नहीं, प्लीज़। अभिराज IIM से पढ़ा हुआ है। और अभिराज कौन है? रिवाना ने खड़े होते हुए पूछा। शांतनु मुखर्जी का बेटा। बाबा प्लीज़। उसके माँ बाप लाचार अपनी बेटी को वॉश बेसिन तक तेज कदमों से जाते हुए देखते रहे। कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग मिसेज गांगुली के स्कूल टीचर पुत्र से आगे बढ़कर एक IIM ग्रेजुएट तक गए हैं। हे भगवान, एक प्राइमरी स्कूल टीचर से कौन शादी करता है? रिवाना ने मुंह धोते हुए कहा। ठीक है। अचानक उसने अपने हाथ हवा में उछाल दिए और कहा, मैं एकांत से शादी के बारे में बात करूंगी। अब आप लोग मुझे ऐसा देखना बंद कर दीजिए। उसके माँ बाप ने राहत की एक लंबी सांस ली। मिस्टर बनर्जी अपने बेटे को नए बने नेताजी सुभाष एयरपोर्ट अपनी ऑल्टो में बिठा कर ले गए। जैसे ही डिपार्चर गेट पर उन्होंने गाड़ी रोकी, बाबा ने रिवाना की ओर मुड़ते हुए कहा, मिनी, मैंने तुम्हारे लिए मेघना दीदी को फ़ोन किया था। वो नहीं, वो एयरपोर्ट नहीं आ पाएगी क्योंकि उनका ऑफिस है, इसलिए मुझे एयरपोर्ट से मेरू कैब लेकर उनके घर जाना होगा। सिक्योरिटी गार्ड से चाबी लेनी होगी और तब अंदर जाना होगा। बाबा, आप मुझे ये बात 4 बार बता चुके हैं। वो अपनी माँ बापा के साथ ही गाड़ी से बाहर निकली। उसके माँ ने अपने पति की एक कुल्ली मुस्कान फेंकी और फुसफुसाते हुए कहा, माए बोड़ो हो गे छे बुझे छो, बेटी बड़ी हो गई है, समझे? मिस्टर बनर्जी ने सहमति से सिर हिलाया। उनकी बेटी वाकई बड़ी हो गई थी। उन्होंने अपनी घबराहट छुपाने के अंदाज में कहा, अपने पैन कार्ड की कॉपी और टिकट का प्रिंट आउट बाहर निकाल लो, एंट्रेंस गेट पर दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। रिवाना टिकट और पैन कार्ड दोनों बाबा के सामने लहराते हुए मुस्कुराई। दोनों उसे गेट तक छोड़ने गए। रिवाना ने झुककर दोनों के पैर छुए और उनके गालों को एक एक करके चूम लिया। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरह विदाई का लम्हा इतना भारी पड़ेगा। अपने माँ बाप की उदास शक्लें देखकर उसे लग रहा था कि अगर उसने कोलकाता में ही नौकरी कर ली होती तो अच्छा होता। रिवाना 2 घंटे और 40 मिनट की फ़्लाइट में सोती रही। जहाज़ की खिड़की से जब धूप उसके चेहरे पर पड़ी तब जाकर उसकी आंखें खुली। बाहर का नज़ारा देखते ही उसने तुरंत एयरप्लेन मोड में पड़ा हुआ अपना फ़ोन उठा लिया और एक के बाद एक तस्वीरें खींचने लगी। जब प्लेन लैंड करेगा तो मैं ये तस्वीरें एकांश को भेजूंगी, उसने सोचा। दोनों आखिरी बार 2 महीने पहले मिले थे। उसने फ़ोन पर ही दोनों के साथ की तस्वीरें देखी। एक एल्बम में वो तस्वीरें थी जो एकांश के बेंगलुरु जाने से पहले वाली रात दोनों ने खींची थी। एकांश ने बेंगलुरु में ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर ली थी। जाने से पहले वाली रात दोनों ने पार्क स्ट्रीट के पीटर कैट रेस्टोरेंट में साथ में डिनर किया। अपनी काली राउंड नेक वाली टी शर्ट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। रिवाना ने उस दिन अनारकली सूट पहन रखा था। डिनर के बाद दोनों हाथ में हाथ डाले चुपचाप सड़क पर टहलते रहे थे, खामोश, बिना कुछ ज़्यादा बोले, एक दूसरे को चोरी छुपे बीच बीच में देखते हुए। आखिरी में दोनों ने एक बंद पड़े स्ट्रीट लैंप के पीछे खड़े होकर एक दूसरे को चूमा था। इस एक किस का मतलब है कि मेरे भीतर का कोई एक हिस्सा हमेशा तुम पर यकीन करेगा। इस किस का मतलब है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। इस एक किस का मतलब है कि हमारा एक हिस्सा एक दूसरे को हमेशा माफ़ कर सकेगा। एकांश ने उस छोटे से बोसे के बाद रिवाना की उदास आंखों में अपनी उदास आंखें को झांकते हुए कहा था। उसके बाद दोनों ने एक आखिरी बार एक दूसरे को और गहरे होठों पर चूमा और रिवाना की आंखें बरसती रही। फ़्लाइट अटेंडेंट ने धीरे से इन फ्लाइट मील का ऑर्डर लेने के लिए उसका कंधा थपथपाया। रिवाना को अचानक समझ में आया कि उसकी आंखें गीली थी। उसने जल्दी से अपने सेट्स निकाल कर पहन लिए, अपनी आंखें ढक ली। अगर उसे भी बेंगलुरु में ही नौकरी मिल गई होती तो कितना अच्छा होता। वो बेंगलुरु वाली कंपनी के ऑफ़र लेटर का इंतज़ार करने के लिए तैयार थी और मुंबई वाली नौकरी को हाथ से जाने देना चाहती थी। एक बार बेंगलुरु पहुंचकर वो कुछ महीने बाद दूसरी नौकरी कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस वक्त जो नौकरी मिल रही थी उसे ले लेना अच्छा था, क्योंकि एकांश ने उसे मार्केट में आती मंदी के बारे में बताया था और उससे कहा था
कि जो हाथ में है उस नौकरी को छोड़ो नहीं। उस वक्त फ़्लाइट में बैठे हुए उसे लग रहा था कि काश वो सारी ज़िंदगी उसके साथ उसकी बाहों में बिता पाती। कोई काम नहीं, कोई हकीकत नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो उन्हें डिस्टर्ब कर सके। जैसे ही फ़्लाइट ने लैंड किया, रिवाना की माँ का फ़ोन आ गया। वो जानना चाहती थी कि रिवाना ठीक तो थी और उसका सफ़र कैसा रहा था। अब फ़ोन रखो मम्मा, मेरी फ़ोन रोमिंग पर है, मैं मेघना दी के घर पहुंचकर तुम्हें फ़ोन करूंगी। उसने फ़ोन रख दिए और मेरू कैब के लिए पिक पॉइंट के बारे में पता करने में लग गई। प्री बुकिंग के बाद उसके कैब उसका इंतज़ार कर रही थी। ड्राइवर ने उसका सामान गाड़ी के डिक्की में रखने में मदद की और रिवाना के बैठते ही गाड़ी एयरपोर्ट से निकलकर शहर में आ गई। गोरेगांव ईस्ट में कहाँ मैडम? ड्राइवर ने पूछा। विष्णु धाम, उसने कहा और जल्दी से अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट किया। पहली बार अकेले सफ़र, गजब है मुंबई। अगले ही पल उसने एकांश को फ़ोन लगाया। हाय बाबू, मैं आमची मुंबई में हूँ, कैसा लग रहा है? उसने पूछा। वो जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र कैब की सीट पर उसके बगल में रखे एक सामान पर पड़ी। वो सामान वहाँ पहले से रखा हुआ था, लेकिन तब उसकी नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। एक सेकेंड उसने कान से कहा और बड़ी सफाई से आयरन करके रखी उस नीली कुर्ती को हाथ में उठा लिया। ये तो ठीक उसी कुर्ती की तरह थी जो वो सुबह में पहनना चाहती थी। या क्या ये वही कुर्ती थी? मैं तुम्हें 2 मिनट में फ़ोन करती हूँ। फ़ोन रखते ही उसने कुर्ती का ब्रांड चेक किया। बीबा, मीडियम साइज। उसका ब्रांड, उसकी साइज। ये किसका है? उसने ड्राइवर से पूछा। उसने तुरंत ऐसा सिर हिलाया जैसे उसे कुछ पता ना हो। मेरे को पता नहीं मैडम, शायद किसी दूसरे पैसेंजर का हो। रिवाना ने खुद पर शक करते हुए सोचा। वह भी कुर्ती रख ही रही थी कि ड्राइवर ने उसे बताया कि वो कैब की आज की पहली पैसेंजर है। अपने भौं चढ़ाते हुए उसने उस नीली कुर्ती पर एक बार फिर नज़रें डाली और इस बार ठीक से चेक करने लगी कि कुर्ती को पूरा खोल लिया। कुर्ती की तह से कुछ नीचे आ गिरा एक सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा जिसके बीचों बीच कढ़ाई की हुई थी। उस पर एक संदेश लिखा था, तैयार हो जाओ मिनी। उसका गला सूख गया। सिर्फ उसके माँ बाप ही उसे इस नाम से बुलाते थे। तो दोस्तों चैप्टर 2 भी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। तो ये नॉवेल है थोड़ा रोमांचक, थोड़ा इरोटिक, आप लोगों को बना के रखेगी आप लोगों के साथ अगर आप लोग इसे पूरा सुनेंगे तो बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी की मेरी लिंक मिल जाएगी। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक ले बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं उसाम सत्यम और फाइनली मैं आ गया हूँ चैप्टर 3 लेकर स्ट्रेंजर ट्रायलॉजी की। एंड बुक का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, नॉवेल चक्रवर्ती की ये बुक है और इसका पूरा नाम है मैरी मी स्ट्रेंजर। मैंने नाम पूरा नहीं लिखा है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि कॉपीराइट आने के चांसेस हैं। तो चलिए चैप्टर 3 की शुरुआत करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड से चाबी लेने के बाद मेघना के 1 BHK फ्लैट में घुसते ही रिवाना ने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया। मम्मा, तुमने मेरी नीली वाली कुर्ती भेजी थी क्या? मेघना अपने साथ वो कुर्ती ले आई थी और सोफे पर बैठकर फ़ोन एक कान से लाए हुए वो कुर्ती देख रही थी। नीली वाली कुर्ती? कौन सी कुर्ती? उसकी माँ को समझ नहीं आया। मैं जो सुबह में पहनना चाहती थी, लेकिन तुमने कहा कि विष्णु ने उसे वापस नहीं किया है। अरे उसके बारे में तो पूछो ही मत। तुम्हारे जाने के बाद मैं विष्णु के पास गई तो उसने कहा कि उसने कुर्ती गुम कर दी है। रिवाना को अपने गले में कुछ अटकता हुआ सा महसूस हुआ। कैसे? और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्या कोई इस तरह कैब में बीबा की वही कुर्ती रख जाएगा? ब्रांड तो फिर भी एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन कपड़े पर इस तरह से काढ़ा हुआ उसका नाम, वो भी मिनी, सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? उसकी माँ ने पूछा। बस ऐसे ही, रिवाना ने जवाब दिया। उसे मालूम था कि अगर उसने माँ को उस कुर्ती के इस तरह मिलने के बारे में कुछ भी बताया तो माँ परेशान ही नहीं होगी, बल्कि उससे 1000 सवाल भी पूछने लगेगी। आखिर ये एक कुर्ती और एक मैसेज ही तो था, और तो कुछ था नहीं। क्या ये बात इतना मायने रखती है? क्या इस बारे में मुझे इतना सोचना चाहिए?
रिवाना सोच ही रही थी कि उसने अपनी माँ को कहते हुए सुना, मेघना कैसी है? मैं बस अभी आई हूँ मम्मा, मेघना दी ऑफिस में है। मेघना रिवाना के चाचा की बेटी थी। मेघना एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर काम करती थी और उसने अपने एक मुस्लिम सहयोगी से शादी कर ली थी। इस शादी पर परिवार में बहुत बवाल मचा था। रिवाना के माँ बाप को छोड़कर सबने मेघना का बायकॉट कर दिया था। वे मेघना के फैसले का समर्थन तो नहीं करते थे, लेकिन अपने बेटी की खातिर मेघना से बातचीत करते थे। उन्हें मालूम था कि एक न एक दिन रिवाना को नौकरी मिलेगी और उसे मुंबई जाना पड़ेगा। ऐसे में मेघना उसकी मदद कर सकती थी। मेघना देर शाम घर लौटी। रिवाना अपनी चचेरी बहन की बहुत करीबी तो नहीं थी, लेकिन जो कदम मेघना ने अपने प्यार के लिए उठाया था उसका वो खामोशी से लोहा मानती थी। मेघना ने जो किया था वो करना आसान नहीं था, उसका वो खामोशी से लोहा मानती थी। मेघना से उसे अपने दिल की सुनने की ताकत मिलती थी। उसने सोचा था कि अगर इस परिवार में कोई भी एकांश के लिए उसकी मोहब्बत के खिलाफ होगा तो वो भी मेघना के रास्ते चल पड़ेगी। दी, कितना अच्छा लग रहा है आपसे इतने दिन बाद मिलकर। 3 साल बाद, मेघना ने कहा। मेरी शादी के बाद हम लोग मिले नहीं। फिर दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी पसर गई, जिसे रिवाना ने ही कोशिश करते हुए तोड़ा। जीजू कब आएंगे? उसको देर होगी। रिवाना को मेघना की आवाज़ में एक अजीब सी बेरुखी लगी, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। डिनर के बाद सोफे को खींचकर उसे बिस्तर में तब्दील कर दिया। मेघना का पति आदिल अभी घर नहीं लौटा था। आप जीजू का इंतज़ार नहीं करोगी? मेघना को सोने के लिए तैयार होते देख रिवाना ने पूछा। इंतज़ार क्या करना है? जब उसको आना होगा आ जाएगा। तुम आराम से सो जाओ। इतना कहकर मेघना अपने कमरे में चली गई। रिवाना की माँ ने खास तौर पर उसे हिदायत दी थी कि वह मेघना से एकांश के बारे में कोई बात ना करे। हालांकि मेघना बनर्जी परिवार से अब बात नहीं करती थी, लेकिन रिवाना की माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी उनकी बेटी के बारे में किसी भी तरह की बात करे, खासकर तब जब उन्हें मालूम था कि एकांश उनकी जाति का नहीं है। रिवाना मान गई थी, इसलिए जब उसे बेडरूम के दरवाजे के पार से मेघना के हल्के खर्राटों की आवाज़ सुनाई दी, तभी उसने ड्राइंग रूम के एकांश का नंबर डायल किया। जैसे ही एकांश ने फ़ोन उठाया, वैसे ही उसने रिवाना के लिए फ़ोन पर ही बेतहाशा चुंबन भेजे। रिवाना हंस पड़ी। एकांश इस वक्त एक छोटे से पप्पी की तरह लग रहा था, जिसकी बहुत देर से अपने मालिक से मुलाकात नहीं हुई थी। जो लड़का उसे इतना चाहता हो, उसकी मोहब्बत में रिवाना भी बहुत खुश थी। स्टैचू, रिवाना ने कहा, और एकांश शांत हो गया। अब फ़ोन पर चुंबन भेजने की बारी रिवाना की थी। उसे भी मालूम होना चाहिए था कि कॉलेज में वो जिस लड़की के पीछे था, वो लड़की अब भी उसके पीछे कितनी पागल थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे, लेकिन दोनों की पहली बार मुलाकात एक भूख हड़ताल के दौरान हुई थी, जब एक प्रोफेसर ने एक स्टूडेंट को बहुत बुरी तरह से मारा था। एकांश त्रिपाठी मैकेनिकल इंजीनियर ब्रांच में था, जबकि वो कंप्यूटर साइंस में थी। जब वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ बैठकर चिल्ला चिल्लाकर नारे लगा रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र एकांश पर पड़ी, जो उसके सामने बैठा हुआ था। रिवाना ने देखा कि ये लड़का अपने बैग में हाथ डालकर कुछ निकाल रहा है और जल्दी से अपने मुंह में डाल रहा है। ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने के बहाने वो कुछ खा रहा था। रिवाना धीरे से उसकी ओर मुड़ी और उसने कहा, शर्म आनी चाहिए तुमको। एकांश ने घूमकर रिवाना की ओर चोरी पकड़ लिए जाने के घबराहट भरी नज़र से देखा। जल्दी ख़त्म करो। इतना सुनते ही एकांश ने फट से मुंह में रखा बाकी का खाना निगल लिया और कहा, सॉरी। दूसरे स्टूडेंट्स के नारों की आवाज़ में अपनी आवाज़ सुनने के लिए एकांश को चिल्लाना पड़ा। तुम्हें नहीं मालूम कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं? क्या खा रहे हो तुम? रिवाना ने उसे शक की नज़र से देखा। एकांश ने फिर से अपने बैग में हाथ डाला और बंद मुट्ठी बाहर निकाल दी। रिवाना को मालूम था कि उसमें कुछ है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर खोल दिया। सूखा हुआ एक लड्डू था। मेरी माँ ने सुबह दिया था। एकांश के चेहरे की मुस्कुराहट के 2 रंग थे, बेवकूफ़ी और घबराहट के। माँ के चमचे हो तुम लगता है, उसने व्यंग के साथ कहा और एकांश की तरह ही पूरा लड्डू एक बार मुंह में डाल लिया। प्लीज़ किसी को बताना मत, एकांश ने मनुहार की। एक और लड्डू दो, फिर नहीं बताऊंगी। उसने तुरंत एक और लड्डू निकाल कर उसे दे दिया। भगवान जाने कब ये स्टूपिड स्ट्राइक ख़त्म होगी। मुझे तो इतनी ज़ोर से भूख लगी है, उसने खुद से कहा और दूसरे वाला लड्डू भी खा गई।
मुंह में लड्डू भरे ये लड़की एकांश को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नजर आई। और खाना है? एकांश ने पूछा। रिवाना ने सिर हिलाया। एकांश ने उसे एक और लड्डू दे दिया। एकांश त्रिपाठी, फर्स्ट ईयर मैकेनिकल। और तुम? हर लड्डू के साथ उसका एक सवाल होता और रिवाना एक जवाब देती। इससे पहले कि उन्हें खबर भी होती, आसपास का हल्ला उन्हें परेशान करना बंद कर चुका था और दोनों में उसी वक्त दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। जैसे ही लड्डुओं का सिलसिला ख़त्म हुआ, दोनों ने एक दूसरे को फेसबुक पर ऐड कर लिया और जब तक सारे स्टूडेंट मैदान से जाते तब तक दोनों ने एक दूसरे के नंबर अपने फ़ोन बुक में भी ऐड कर लिया। अगले 3 साल तक दोनों बाकी कपल्स के लिए उम्मीद का केंद्र बने रहे। लोग ब्रेकअप करते रहे, एक दूसरे को धोखे देते और तुरंत कपल भी बन जाते। लेकिन एकांश और रिवाना की दोस्ती और गाढ़ी होती चली गई। उनके बैचमेट उन्हें FTC बुलाते थे, फेयरी टेल कपल। उनको देखकर स्टूडेंट को लगता कि प्यार हो तो ऐसा हो। आसपास इतने दिल टूट रहे हैं और इस कपल से लोग जलते भी थे। उन दोनों के बैच के स्टूडेंट्स को इस बात का पक्का यकीन था कि अगर दोनों की लव स्टोरी लिखी जाए तो वो बेस्ट सेलर होगी। दोनों अपने बैचमेट के अक्सर कहा करते थे कि सच्चा प्यार स्टारडम की तरह होता है, किसी को भी मिल सकता है लेकिन मिलती किसी को ही है। रिवाना को लगता था कि एकांश दुनिया का सबसे समझदार लड़का है। वो कभी उस पर चिल्लाता नहीं था, उसकी बदतमीजी नहीं करता था और न ही कभी गलत इरादे से उसको छूने की कोशिश की थी। कई बार ऐसा होता था कि वो किसी छोटी सी चीज़ को लेकर परेशान हो जाती थी तो एकांश उसे समझाया करता था, उसको शांत किया करता था। एकांश सिर्फ उसे प्यार नहीं करता था, उसको प्रेरित करता था, प्रोत्साहित करता था, बल्कि मानसिक रूप से हमेशा उसके साथ मजबूती से खड़े होकर उसने रिवाना को एक तरह से बिगाड़ भी दिया था। कॉलेज के आखिरी साल में दोनों ने अपने अपने माँ बाप से बेस्ट फ्रेंड के रूप में एक दूसरे को मिलवाया। दोनों अभी एक तरह से छोटे ही थे और दोनों को लगता था कि वह घर में सबके सामने अपने रिश्ते के बारे में तभी बताएंगे जब अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। एक घटना रिवाना को कभी नहीं भूलती। कॉलेज जाते हुए रिवाना का एक्सीडेंट हो गया। जब वो सड़क पर दूसरी ओर पीठ करके खड़ी थी तब उसे पीछे से आकर एक बस ने उसे धक्का दे दिया। उसे तुरंत नज़दीक के अस्पताल ले जाया गया। उन दिनों इम्तिहान चल रहे थे। जब उसकी किसी दोस्त ने एकांश को मैसेज करके बताया तो एकांश एग्ज़ाम के बीच में ही छोड़कर अस्पताल भागा चला आया। उसको एक पेपर रिपीट करना पड़ा जबकि वो हमेशा टॉप किया करता था, लेकिन उसने इस बारे में कभी उससे शिकायत नहीं की। एकांश के इस निस्वार्थ प्रेम की वजह से रिवाना उसे और प्यार करने लगी थी। कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब एकांश को कॉलेज के बाद बेंगलुरु में नौकरी मिल गई और उसे अब रिवाना से 4 सालों में पहली बार दूर जाना पड़ रहा था। रिवाना को जब बेंगलुरु की एक कंपनी से ऑफ़र आया तो दोनों को थोड़ी देर के लिए खुशी मिली, लेकिन हालात ऐसे बने कि रिवाना को मुंबई जाना पड़ा और उसे बेंगलुरु। मैं मुंबई आऊँगा ना, मुंबई बहुत दूर भी नहीं है, सोफ़ा कम बेड पर लेटी हुई रिवाना से फ़ोन पर एकांश ने कहा। और हम लोग यहाँ करेंगे क्या मिस्टर बॉयफ्रेंड? रिवाना ने शरारत भरी आवाज़ में कहा। मेरा एक दोस्त है जो मुंबई में अकेले रहता है, शनिवार को भी उसकी ऑफिस होती है। एकांश फ़ोन पर हंसा। मेरे शरारती लड़के, इतना वक्त हो गया है, हम लोग साथ साथ कब रहेंगे? क्यों, हम साथ रहकर ऐसा क्या कर लेंगे जो अभी नहीं कर सकते? नहीं, हम आज ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। दी यही है। अगले आधे घंटे फ़ोन सेक्स में मशगूल बीते। उसकी आंखें बेडरूम के गलियारे पर थी, इस डर से कि कहीं मेघना अचानक ना आ जाए। उसके दिमाग में एकांश की कही हुई बातें घूम रही थी और वो जितनी बार खुद को अतरंगता से छूती उतनी बार बेइंतहा खुशी का एक झोंका उसे घेर लेता। उसे मालूम भी नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। किसी के चिल्लाने की आवाज़ उसकी नींद खुली। उसे तब समझ में आया कि उसे कमरे में नहीं, एक नहीं बल्कि 2 लोग, उसकी बहन और जीजू थे। उसे आदिल की गालियाँ सुनाई दे रही थी और मेघना भी उसी ऊंची आवाज़ में जवाब दे रही थी। वो बेडरूम में जाकर देखना चाहती थी आखिर माजरा क्या है, लेकिन दोनों की ऊंची आवाज़ से वो बुरी तरह डर गई। उसने ये देखने के लिए फ़ोन उठाया कि एकांश जागा हुआ या सो गया। सुबह के 4:15 बज रहे थे।
वो एकांश को फ़ोन करने ही वाली थी कि उसने अपने फ़ोन में एक अनजान नंबर से मैसेज देखा। लिखा हुआ था, रोशनी के छलावे में जो अंधेरा है उससे बचो। रिवाना भी भौहें चढ़ाई और वापस जवाब दिया, कौन हो तुम? मैसेज देखने के बाद उसने फ़ोन नंबर चेक किया। जैसे ही नंबर के एक एक अंक वो पढ़ती गई, उसके दिल की धड़कनें तेज़ होती गई। ये तो वही फ़ोन नंबर था। दूसरी ओर की आवाज़ ने ठीक वही कहा जिसकी उसे उम्मीद थी। आप जिस नंबर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। उसी वक्त एक दूसरा मैसेज आया, समय बर्बाद मत करो मिनी, अपना मोल पहचानो। तो दोस्तों चैप्टर 3 यहीं पे ख़त्म होता है। 12 मिनट की ये वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ इस चैप्टर की बेस्ट पार्ट आप लोग कमेंट में लिख कर बताएं एंड इसे प्लीज़ शेयर करें। ये स्ट्रेंजर मैं ट्रायलॉजी में खुद से नहीं पढ़ रहा, ये एक बेस्ट सेलर बुक है और मैंने बस नाम चेंज किया है क्योंकि फिर अगर उस नाम से सर्च किया जाता है और अगर ऑथर या पब्लिशर को मिल जाता है तो फिर ये वीडियो डिलीट हो जाएगी, मतलब कॉपीराइट आ जाएगी और मेरे चैनल भी डिलीट होने की चांसेस है, इसीलिए मैंने इसका नाम चेंज किया है। तो प्लीज़ हेल्प करें, मेरी सपोर्ट करें, मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। एंड एक सवाल है कि चेतन भगत के आप लोगों को कोई नॉवेल चाहिए नई वाली छोड़ के, वन अरेंज मैरिज नहीं, वन अरेंज मर्डर, हाँ ये वाली छोड़ के जो हिंदी में हुई है, जैसे 2 स्टेट्स, 1 इंडियन गर्ल, द गर्ल इन रूम 105 एंड हाफ गर्लफ्रेंड etc। तो प्लीज़ अगर वो चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।